डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान निर्माता भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे और ये चाहते थे कि राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, क्योंकि जो अधिकतर संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था और देश के विभिन्न इलाकों में भ्रमण किया था और देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन देश के पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी जानते थे। तो भारत के संविधान निर्माताएं न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना चाहते थे। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए प्रमुख रूप से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई, जिनके पीछे न्यायिक शक्ति मौजूद है। यानी अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में और आर्टिकल 226 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और उनको लागू करवा सकता है। उनके पीछे न्यायिक शक्ति है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो मूलतः जिनका उद्देश्य और सामाजिक कल्याण है, जन कल्याण के कार्य करना है, उनके पीछे अगर न्यायिक शक्ति अगर उन दे दी जाती, अगर उनको न्याय योग्य बना दिया जाता और सरकार के पास उतने रिसोर्सेज नहीं कि वो उनको एकदम तुरंत से सभी को लागू कर सके, इसलिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए वो आने वाली सरकारों की, भविष्य की सरकारों की एक सलाह है कि वो जनता के कल्याण के लिए निम्न कार्य करेगी। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व आयरलैंड के संविधान में इन सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। उनसे प्रेरित होकर इनको भारत के संविधान में भी स्वीकार किया गया, लिखा गया और भारत के संविधान के भाग के रूप में इनको शामिल किया गया। लेकिन इनके पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है। तो इनका प्रमुख उद्देश्य है जन कल्याण करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आमतौर पर अध्ययन की दृष्टि से हम जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको वर्गीकृत करते हैं। समाजवादी सिद्धांत जैसे गांधीवादी सिद्धांत, हालांकि भारत के जो संविधान है उसमें इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन उनकी उपयोगिता, उनकी इच्छा और उनकी आत्मा को देखते हुए उनका वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से किया जाता है। तो सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में प्रमुख रूप से वो सिद्धांत आते हैं जो देश को एक सामाजिक लोकतंत्र की, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करने की बात करते हैं और जनता के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इन सिद्धांतों में जो प्रमुख रूप से है अनुच्छेद 38, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 38 में प्रमुख रूप से कहा गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और जनता के कल्याण और प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेगा। आय के जो साधन हैं उनमें जो असमानताएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा, यानी अमीर और गरीब का अंतर राज्य दूर करने का प्रयास करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 39, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भारत की संसद इसके लिए कल्याण के लिए कार्य करेगी और भारत की कार्यपालिका इस तरह से कार्य करेगी कि सभी नागरिकों की नीतियों के, जो सरकार की नीतियां हैं उनसे सभी से पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे, सभी को अधिकार प्राप्त होंगे। जो सामूहिक हित के भौतिक संसाधन हैं उनका सभी को समाज में समान रूप से वितरण करने का प्रयास राज्य करेगा और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना, यानी जो धन के साधन हैं, आय के साधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, वो कुछ एक हाथों में केंद्रित न होने पाए, वो सभी उनका समाज के बीच में समान रूप से बंटवारा किया जाए। रिसोर्सेज के ऊपर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, किसी वर्ग का, किसी समुदाय का, किसी उद्योगपति का, किसी एक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका समाज में समान रूप से बंटवारा राज्य करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 का जो भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, उसमें ये लिखा गया, उसमें कहा गया कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य का ये कर्तव्य है कि जो कानूनी सहायता है, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है वो कानूनी अधिकारों से वंचित ना रहे, भारत के संविधान के द्वारा जो गारंटीज उसको दी गई हैं वो उसको प्राप्त होने चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा और इसके लिए सरकार के द्वारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की स्थापना विभिन्न न्यायालयों में सरकार के द्वारा की गई है। उसके बाद आर्टिकल 41 में ये कहा गया है कि काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अगर ये व्यक्ति कोई काम करने में अक्षम है, बेकारी है, बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, तो उस समय राज्य
जनता के अपने साधनों के अपने सामर्थ्य के अनुसार जनता को मदद उपलब्ध करवाएगा। यानी ये भी प्रमुख रूप से जन कल्याणकारी वाला निर्देश है सरकार को, सामाजिक कल्याण का उपाय करने का निर्देश है। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, कि राज्य का यह निर्देश है कि सभी लोगों को रोजगार और रोजगार के साथ साथ जो जहाँ पर काम करता है किसी उद्योग या कारखाने में, उसमें उपयुक्त मानवीय दशाओं की स्थापना की जानी चाहिए। यानी इसके लिए राज्य कानून पास करेगा। यानी एक व्यक्ति से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, सप्ताह में एक दिन कम से कम उसको अवकाश दिया जाए। अगर बीमारी या इस तरह की कोई भी अवस्था में, कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना की अवस्था में जो उद्योग या कारखाने का मालिक उसकी मदद करेगा, उसकी जो जीवन की जो सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर महिलाएं हैं, अगर प्रसूति अवस्था में हैं, तो उनकी सहायता करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार ने समय समय पर, जैसे मान लें महिलाओं को 6 महीने के अवकाश दिए जाते हैं और दूसरी सहायता और सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। अनुच्छेद 43 क अनुच्छेद को भी भारत के संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया है। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करवाने का राज्य प्रयास करेगा और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने की व्यवस्था करेगा। उद्योग और कारखाने में श्रमिक काम करते हैं और उनका प्रबंध के क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं होती। प्रमुख रूप से समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के समय में संविधान संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि सरकार को निर्देश दिए गए कि वे जो उद्योगों का जो प्रबंध है उसमें श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि जहाँ पर जो श्रमिक काम करता है उसको ये लगे कि जो उसकी निर्णय प्रक्रिया में उसकी एक भागीदारी है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। राज्य की जिम्मेदारी रहेगी कि जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, पौष्टिक भोजन मिले जिससे जनता का स्वास्थ्य ना खराब हो और जो आने वाली जो भविष्य की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन्स है, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य इस तरह की सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। उसके बाद अध्ययन की दृष्टि से हम अगला वर्गीकरण करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांतों में प्रमुख रूप से उन सिद्धांतों को रखा जाता है जो गांधी जी की विचारधारा से, उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है और उनसे प्रेरित होकर भारत के संविधान में उनको ग्रहण किया गया है। उसमें है प्रमुख रूप से अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। इसमें यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा। इसी के उद्देश्य के लिए भारत के संविधान में संशोधन करते हुए जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, उनका न केवल गठन किया गया है, उनको बल्कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ताकि शासन के क्षेत्र में स्थानीय जो समुदाय हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके और उनको संवैधानिक गारंटी दी जा सके। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद में 40 शामिल किया गया है। गांधी जी चाहते थे कि जो भारत है वो स्वावलंबी ग्रामीण समुदायों के द्वारा संचालित होने चाहिए और सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए बल्कि विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। समस्त समाज में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 40 में कहा गया कि राज्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत और सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गांधी जी का मानना था कि देश के जो बड़े बड़े उद्योग और कारखानों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर छोटे और कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके और भारत को स्वावलंबी बनाया जा सके। इसी उद्देश्य के लिए आर्टिकल 43 भारत के संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 43B जिसको संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया गया। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन का बढ़ावा दिया जाएगा। ये नवीनतम राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रमुख रूप से जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकारी समिति का जो क्षेत्र है, समितियों का, उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 46 हमारे समाज में जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, तो उसके बारे में निर्देश देते हुए कि आने वाली जो भविष्य की सरकारें हैं समाज में जो जातिगत असमानताएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगी। इसके लिए कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा की सरकार का यह दायित्व है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सामाजिक और आर्थिक उत्थान का प्रयास करेगी, उनको शैक्षणिक रूप से उन्नति करने का प्रयास करेगी, उनको शिक्षा देकर समाज में दूसरे लोगों के बराबर लाने का प्रयास करेगी।
इसके बारे में निर्देश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत सरकार के पास को दिए गए हैं कि आने वाली जो भविष्य की सरकारें हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करेंगी। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 स्वास्थ्य और नुकसानदायक नशीली दवाओं सहित वस्तुओं और ड्रग और औषधियों के प्रयोग को रोकने का प्रयास करेगी। तो गांधी जी चाहते थे कि नशीली वस्तुओं का समाज से उन्मूलन होना चाहिए और सभी प्रकार की जो नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल है उसके ऊपर रोक राज्य के द्वारा लगा दी जानी चाहिए। उसके बाद है जो प्रमुख रूप से अगला जो वर्गीकरण है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो जिसे भारत को एक उदारवादी राज्य बनाया जा सके, जिनको प्रमुख रूप से लिबरल्स के द्वारा प्रमोट किया गया था, बढ़ावा दिया गया था, उन सिद्धांतों को इस वर्गीकरण में रखा जाता है। इसमें आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता की स्थापना करना राज्य का एक प्रमुख दायित्व है। इसमें क्या है कि जो भारत के अंदर जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड है, वो सभी नागरिकों के लिए एक है, लेकिन व्यक्ति के जो विवाह है, संपत्ति का उत्तराधिकार के मामले हैं, वो पर्सनल कानून के द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसमें हर एक धर्म की जो धार्मिक पुस्तकें, जैसे हिंदू धर्म हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार जो कानून है वो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक मनुस्मृति और दाय भाग से निर्धारित होता है। इसी प्रकार मुस्लिम्स जो कानून है वो प्रमुख रूप से उनकी जो पुस्तक है कुरान शरीफ है, हदीस है, शरीयत है, उससे निर्धारित होता है। तो पर्सनल कानून के अनुसार जो महिलाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे मुस्लिम्स के मामले में एक मुस्लिम पुरुष विवाह है, मैरिज है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, एक समझौता माना जाता है, और जिसमें पुरुष को ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ने का 3 तलाक कह के अधिकार होता है, जबकि हिंदूज के मामले में ऐसा नहीं है। हिंदूज में कि विवाह है एक सामाजिक संस्कार माना जाता है, धार्मिक संस्कार माना जाता है, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। जो मूल जो दाय भाग है वो जो पुस्तकों के अनुसार, तो जो धार्मिक हमारे विश्वास है उसके अनुसार तो तलाक की संभव ही नहीं है। हालांकि अब जो मैरिज एक्ट के द्वारा उसमें अगर तलाक भी दिया जाता है तो उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, जबकि मुस्लिम्स में गुजारा भत्ता देना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी अंतर है अधिकारों के मामले में। उनको सबको समाप्त करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना राज्य का एक उद्देश्य घोषित किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 के द्वारा। आर्टिकल 45 सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। एक से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, प्राइमरी फंक्शंस है, कर्तव्य है। आर्टिकल 45 कृषि पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से विकसित करना। हमारे देश में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है, इसके साथ साथ पशुपालन करने में भी अधिकतर लोग कार्यरत हैं। उनको वैज्ञानिक दशाओं के अनुसार उसमें वैज्ञानिक जो मदद उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 48A ये भी संविधान संशोधन के द्वारा इसमें भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इसको शामिल किया गया है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है, और इसके लिए सरकार ने कानून भी पास किए हुए हैं। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व वाले और घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करना। हमारे बहुत सारे देश में स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं, किले हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सब का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना। जब भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली थी तो उस समय जो जिला उपायुक्त है उसके पास न केवल न्यायिक शक्तियाँ थी बल्कि कार्यकारी शक्तियाँ भी थी। तो आने वाली सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जो जिलाधीश हैं उसके पास सिर्फ कार्यकारी शक्तियाँ होनी चाहिए, न्यायिक शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी न्यायिक शक्तियों और कार्यकारी शक्तियों का पृथक्करण कर देना चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने वाले उपाय करने का उद्देश्य। भारत सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से कि अन्य सभी राज्यों के साथ जो देश की सरकारें हैं वो विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करेगी और किसी प्रकार के विवाद की बजाय उसको बातचीत के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार भारत के संविधान के द्वारा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लागू किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, उनके माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कही गई है और जिससे जनता का अधिकतम कल्याण संभव हो सके। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे न्यायिक शक्ति नहीं है, लेकिन उसको भारत सरकार के द्वारा समय समय पर लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके चलते कई बार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच मतभेद की भी स्थिति पैदा हुई और मामले बहुत सारे न्यायालय में भी गए हैं। इसमें सबसे पहला जो मुकदमा, इसमें जो विवाद पैदा हुआ उसके लिए मुकदमा जो चला न्यायालय के अंदर, चंपाकम दुराई राजन बनाम भारत सरकार के बीच में जो मुकदमा सबसे पहला आया
मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर जो मतभेद को चलते, उसमें न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि मौलिक अधिकार राज्य के, क्योंकि मौलिक अधिकारों के पीछे न्यायिक शक्ति है, इसलिए मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सर्वश्रेष्ठ है और सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन सरकार, भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और किसी मौलिक अधिकार को या किसी भी संविधान के भाग में संशोधन कर सकती है। इसी के चलते 1951 में ही जो भारत की संविधान सभा ही पर कार्यकारी एक संसद के रूप में भी काम कर रही थी, इसलिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। उसके बाद 17वां संविधान संशोधन 1964 में किया गया मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची नई शामिल की गई, जिसमें कुछ एक प्रोविजंस हैं जिनको 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है। उनके ऊपर न्यायिक जो समीक्षा है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, वो नहीं होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर जिस भी विषय को, अगर राज्य जन कल्याण के लिए, अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लागू करने के लिए किसी विषय को अगर 9वीं अनुसूची में शामिल करता है, तो न्यायालय उसके ऊपर समीक्षा नहीं कर पाएगा और न्यायालय उसमें केस में नहीं जा पाएगा। तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। लेकिन इसी के चलते 1967 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सुनवाई के लिए आया, गोलकनाथ बनाम भारत सरकार मामला। उसमें न्यायालय ने यह घोषित किया कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठता दी जा सकती है। एक तरह से न्यायालय ने इसको स्वीकार किया। लेकिन संसद इस तरह से जो संसद करने की, जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, वो सीमित है। एक तरह से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने की कोशिश की गई। इसी के चलते भारत के संविधान में 24वां और 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, जिसके द्वारा एक नया संविधान में अधिनियम 31C शामिल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, इसके साथ साथ अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए जो इसमें अनुच्छेद प्रमुख रूप से 39B और C है, और अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, खास करके आर्टिकल 14 जिस समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होता है, तो वो संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और उसके आधार पर कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा पाएगा। लेकिन केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय ने यह फैसला किया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, वो भारत की न्यायपालिका का एक प्रमुख अभिन्न अधिकार है और भारत के संविधान की एक मौलिक विशेषता है। इसमें सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। न्यायालय ने स्वीकार किया कि 39B और C को प्राथमिकता दी जा सकती है 31 से ऊपर। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जो संसद की शक्ति है, सरकार के कार्यकारी अधिकारों में और ज़्यादा वृद्धि कर दी गई और ये एक तरह से न्यायिक समीक्षा को अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो लेकिन इस मामले में मिनर्वा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, जो फैसला आया, उसमें यह घोषित किया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। जो 31C है वो वैलिड रहेगा, यानी 39B और C को लागू करने के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, अगर किसी मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होता है तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन सरकार देश के संवैधानिक ढांचा है, जो मौलिक ढांचा है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। इस प्रकार एक तरह से कल्याणकारी राज्य की सरकार की स्थापना करने के उपायों में कुछ एक मौलिक अधिकारों को लेकर और नागरिकों के द्वारा अपने व्यक्तिगत रूप से इस तरह से न्यायालय के अंदर जाने से कुछ समस्याएं पैदा हुई और जिसके चलते कई बार न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा संसद के बीच मतभेद की भी स्थिति पैदा हुई। अब अंतिम रूप से स्थिति यह है कि सरकार कि हमारे देश के नागरिकों के कल्याण के लिए भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए मौलिक अधिकार भी आवश्यक है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी आवश्यक है। संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। थैंक यू।
उद्योग और कारखाने में श्रमिक काम करते हैं और उनका प्रबंधकीय के क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं होती।